हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई और नी चैनल पे। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पार्ट 2 की। बेटा आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने गॉस लॉ पढ़ा था और उसके कुछ एक एप्लीकेशंस देखे थे। बिल्कुल उसी का सेकंड पार्ट है, क्योंकि लास्ट पार्ट में आई थिंक मैंने आप लोगों को सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था और उसके लिए बोला था गॉस लॉ लगाते। आज मैं आपको एक इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको कंडक्टर के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान देंगे और किसी भी कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड की जाती है वो भी बात करेंगे। ठीक है, सो मेरा नाम आशीष कपलेश, मैं पिछले 6 सालों से जेईई एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं। मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूं और अब आपकी बारी है। सो पॉइंट ये है कि आपको मेरी कही हुई बातों को फॉलो कर लेना है। तो वो बड़ा सिंपल सा काम होता है, मैं ज्यादा टफ टास्क नहीं देता हूं, सिंपल से टास्क दूंगा आप लोगों को करने के लिए। पहला टास्क होता है कि जो भी टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन यहां पे आपको मिल रहे हैं उनके नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, नोट्स बनाने के बाद जैसे कि आप ने सारे काम कर लिए, उसके बाद डीपीपी सॉल्व करें। डीपीपी बहुत जरूरी पार्ट होती है बेटा। अगर आप डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स नहीं करते हो तो दैट मींस आप कहीं ना कहीं लैग कर जाओगे दूसरे बच्चों से। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उससे किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं और वो सवाल आप कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये डीपीपी बताती है। अपार्ट फ्रॉम दिस डीपीपी बेटा, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आए, कोई समस्या है, तो उसके लिए भी मैं वीडियो सॉल्यूशंस बना देता हूं। तो हर डीपीपी का एक वीडियो सॉल्यूशन मैं बनाता हूं आप लोगों के लिए। तो आप वहां जाके वीडियो सॉल्यूशन को देखें और अपने डाउट्स को क्लियर जरूर करें। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा। जो मैं रेगुलर लेक्चर में क्वेश्चंस कराता हूं ये तो होते ही हैं, लेकिन जब सारी थ्योरी खत्म हो जाएगी तो 3-4 लेक्चर लूंगा जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होंगे मेरे बच्चे। तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। क्वेश्चंस के बारे में अगर बोल दूं तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ सवाल ऐसे रह जाते हैं जो आपको खुद से सॉल्व करने हैं, तो वो आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, बाकी आपके डॉट सॉल्विंग सेशंस, वीकली टेस्ट पेपर, हर एक चीज आपको समय पे मिलती जाएगी जिनकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी। तो इसके लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें, एकदम निश्चिंत रहें। हर एक चीज हम आपको समय समय पे प्रोवाइड कराते रहेंगे। बस आपको जो करना है वो है कि शिद्दत से उन सारी चीजों को फॉलो करो जो हम आपके लिए बोलते जा रहे हैं। नोट्स बनाओ, डीपीपी सॉल्व करो, क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, यही आपके लिए फायदेमंद है। इसके अलावा कुछ और नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक बार फॉलो करते हुए चलोगे तो आपका सिलेक्शन 100% है, इस बात की मैं गारंटी देता हूं बच्चे। अपार्ट फ्रॉम दिस अभी जो जरूरी है पेन और पेपर है, क्योंकि जब आपको ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा तो नोट्स भी तो बनाओगे, है ना। चलिए भाई, तो बहुत बढ़िया, शुरू करते हैं आज की कहानी। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा गॉस लॉ। बेटा जब हम गॉस लॉ की बातें कर रहे थे तो आपको याद हो उसमें कुछ फॉर्मूला बोला था किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज एनक्लोज्ड है तो द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस इज गिवन बाय Q enclosed डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। यही बोली थी बातें आपसे। अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, कोई भी क्लोज सरफेस है हमारे पास, उसके अंदर अगर कोई चार्ज बंद है तो द टोटल फ्लक्स विद दिस अलोंग इस सरफेस से जो भी फ्लक्स होगा, जो पास हो रहा होगा, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आता था Q enclosed डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इससे पुराने वाले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और फॉर्मूला पढ़ा था जिसको कि कहा था phi इज इक्वल्स टू E इंटू A। तो फ्लक्स के दो फॉर्मूले जब हमारे पास आए तो दोनों फॉर्मूलाज को हमने मिला दिया और कहा कि EA इज इक्वल्स टू Q enclosed बाय एप्सिलॉन नॉट। और इस ऐसा करने से हमें जो मिलता था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय Q enclosed डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट। सो यहां से हमें E का वैल्यू मिलता था, इट इज गिवन बाय Q enclosed डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट। आई होप ये वाली बातें आपको सारी पता थी, है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि कैसे गॉस लॉ का इस्तेमाल करना है, तो भाई ये इस्तेमाल भी हो गया था। फिर मैंने एक लीनियर चार्ज की वजह से, एक लाइन चार्ज की वजह से मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाया था जो कि 2k लैम्डा बाय r आ रहा था। ये वाला फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा था जब आपने स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया था। इसके अलावा यही फॉर्मूला आप फिर से पढ़ते थे, याद है। एक लाइन चार्ज जो कि चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज कंसीडर कर लिया हम लोगों ने। सो वी हैव दिस लाइन चार्ज, इनफाइनाइट वायर है बेटा ये, उसकी वजह से किसी r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी तो फॉर्मूला आता था 2k लैम्डा बाय r। ये भी हमने गॉस लॉ से बताया था।
लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस वायर। तो ये सारी बातें हम गॉस लॉ से डिफाइन कर चुके हैं, तो इनमें तो कोई समस्या नहीं थी। फिर मैंने आपको बताया था सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर के लिए फॉर्मुलेस वगैरह तो याद होंगे ही सही आप लोगों को, पूरा हमने डिराइव किया था, ग्राफ वगैरह बनाए थे बढ़िया तरीके से, तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। उनसे रिलेटेड सवाल आएंगे तो आप कर लोगे ना। वैसे सवाल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएंगे, बड़े सिंपल से सवाल होते हैं, वो चीज आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। हाँ, मेन जो मुद्दा होता है वो होता है कि भाई शीट से भी सवाल आते हैं। तो एक इलेक्ट्रिक शीट है हमारे पास, मतलब एक शीट है जो कि चार्ज है, चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये कुछ इस प्रकार का है बेटा, एक चार्ज शीट है हमारे पास, ये पूरी एक शीट है और इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं एक डायग्राम बना लेता हूं यहां पे, ताकि थोड़ा फील आए इसका, दिखनी चाहिए शीट हमें प्रॉपरली। सो एक शीट है बेटा जो कि चार्ज है, चार्ज है मतलब पॉजिटिवली चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है शीट के अंदर। बहुत बढ़िया। सो एक शीट है हमारे पास, चार्ज शीट है, इसकी वजह से यहां पे जब बताइए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना मान लें सर हम लोग, x मान लीजिए। इस शीट से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। इस शीट से x डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये आपको बताना है। तो बेटा इसके लिए गॉसियन सरफेस कैसे लें हम लोग, है तो सर इसके लिए गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं ऐसा, एक सिलेंडर का। यहां पे एक गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर किया, सिलेंड्रिकल फॉर्म में जाता है एक गॉसियन सरफेस, और ये गॉसियन सरफेस कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वो पॉइंट इस गॉसियन सरफेस पे होना चाहिए। देख लो बेटा, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है क्या वो इस गॉसियन सरफेस पे है क्या, बिल्कुल है सर। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वो क्या इस गॉसियन सरफेस पे है क्या, बिल्कुल है। चलिए भाई बहुत ही बेहतरीन। तो हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस यहां पे कंसीडर किया। सो दिस इज योर गॉसियन सरफेस। बेटा यहां पे गौर फरमाने वाली बात यह है कि इस गॉसियन सरफेस पे मेरे पास देखो, यहां पे इसका एरिया वेक्टर यहां आएगा, यहां पे एरिया वेक्टर यहां आएगा और इसमें एरिया वेक्टर यहां आएगा। जरा गौर फरमाना, ये चार्ज शीट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ऐसे जाने वाली है क्या बेटा, बोलो ना। ये एक चार्ज शीट है, क्या इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से ही जाएगी, हाँ सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, एरिया यहां जा रहा है, एंगल बनता है 90 का। एरिया यहां जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, एंगल बनता है 90 डिग्री का। ओहो क्या बात है, मतलब इधर वाले पार्ट का तो फ्लक्स हो जाएगा जीरो और इस पार्ट का भी फ्लक्स हो जाएगा जीरो। तो फ्लक्स जो रहेगा वो सिर्फ इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का ही रहेगा बेटा, बोलो ना। फ्लक्स जो रहेगा सिर्फ इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का ही रहेगा क्या, बोलो ना। हाँ सर, इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का ही फ्लक्स रहता है, इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का ही फ्लक्स रहेगा। तो यहां पे एरिया बाहर, ई बाहर, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, इसका रेडियस वगैरह बता दो या कुछ। इसका रेडियस हो जाएगा मान लीजिए आर, तो इसका एरिया बन जाएगा पाई आर स्क्वायर, बोलो ना सही बात है कि नहीं। हाँ सर सही बात है। तो मेरे बच्चे ऊपर वाला जो सरफेस था उसका फ्लक्स जीरो, नीचे वाले इस सरफेस का फ्लक्स जीरो, इस क्रॉस सेक्शन का फ्लक्स होगा पाई आर स्क्वायर इंटू ई। हाँ सर, बट जरा गौर फरमाओ तो एक और चीज पता चलेगी कि एक शीट है, शीट बोले तो एक कागज, कागज के ऊपर चार्ज दे दो, मतलब दे तो नहीं सकते क्योंकि वो इंसुलेटर टाइप की बात हो जाएगी, लेकिन समझो ना बात को। एक मेटल की चादर है, एक शीट है मेटल की, या फिर एक जस्ट शीट है पतली सी, है ना, उस पर चार्ज दे दिया। तो बेटा जो, क्योंकि शीट बहुत पतली होती है, ध्यान से सुनना, शीट बहुत पतली होती है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं रहेगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो दूसरी डायरेक्शन में भी आएगा ना, इधर की तरफ।
बोलो ना। शीट एक बहुत पतली चीज है ना, नो डाउट इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड कर रहे हैं एक शीट की वजह से जो कि बहुत पतली है। भाई शीट अगर पतली है तो जो चार्ज जो शीट के ऊपर है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, इफेक्ट तो दोनों तरफ है। हाँ, अगर ये मोटी सी शीट होती तो बात अलग है, फिर अगर ये शीट मोटी होती तो बात अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं बनाते फिर बाकी जगह ना बना के, है ना। लेकिन ये ऐसी बातें नहीं है, ऐसा है कि ये शीट है, शीट जो है बहुत थिन होती है, बहुत पतली होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ही नहीं होके बल्कि दूसरी डायरेक्शन में भी जाएगा। तो गॉसियन सरफेस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ना लेके दूसरी डायरेक्शन में भी लेना पड़ेगा हम लोगों को। बिल्कुल सही फरमाए हो, गॉसियन सरफेस हमें दूसरी तरफ भी लेना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस हमें दूसरी तरफ भी लेना पड़ेगा। तो फिर से वही कहानी है मेरे बच्चे, इसका एरिया ऊपर, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका एरिया नीचे, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। बेटा बीच में है चार्ज, बीच में है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी निकलेगी इधर भी निकलेगी, क्योंकि बहुत पतली सी शीट है, ये पतली सी शीट है, इसलिए जो चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ डिफाइन किया हम लोगों ने, ठीक है। तो यहां पे भी आप देखोगे तो इसका एरिया वेक्टर यहां पे बनेगा ऐसे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनेगी, इसका एरिया वेक्टर यहां पे, इसका एरिया वेक्टर यहां पे, तो इनका तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, सिर्फ यहां पे ही फ्लक्स रहेगा। दोनों तरफ से आप देखोगे आउटगोइंग फ्लक्स है बेटा, दोनों तरफ से आप देखोगे आउटगोइंग फ्लक्स है। तो यहां पे पहली बात तो नेट फ्लक्स की बात की जाए, सो नेट फ्लक्स जो बनेगा बेटा वो φ1 प्लस φ2 हो जाएगा, यानी कि E इंटू ए प्लस E इंटू ए। बेटा एक तो ये वाला फ्लक्स φ1 के नाम से जाना गया, ये वाला जो इधर फ्लक्स आएगा ये φ2 के नाम से जाना गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आ रही है, एरिया वेक्टर भी इधर की तरफ आ रहा है, और दोनों ही फ्लक्स जो है वो क्या है, दोनों ही जो फ्लक्स है वो आउटगोइंग फ्लक्स है, बाहर की तरफ जा रहे हैं, बाहर जाने वाला फ्लक्स पॉजिटिव होता है। तो ये भी फ्लक्स पॉजिटिव, उधर जो जा रहा है वो भी फ्लक्स पॉजिटिव, ई ए प्लस ई ए टू ई ए इज द फ्लक्स। So flux will be equals to 2EA. Flux will be equals to 2EA. यहां तक तो बढ़िया समझ आती है। फिर अब हम बात करते हैं गॉस लॉ की। According to the Gauss law, the net flux is given by Q enclosed divided by epsilon naught. So यहां पे जरा गौर फरमाइएगा, यहां हमने गॉसियन सरफेस कुछ इस प्रकार से लिया था क्या बेटा, देखो तो क्या हमने गॉसियन सरफेस कुछ इस प्रकार से लिया था क्या, ऐसे ही गॉसियन सरफेस बनाया था कि हम लोगों ने कुछ, हाँ सर बिल्कुल बनाया था। इस गॉसियन सरफेस का ये एक्सिस था, ये इसका रेडियस r था, बहुत ही शानदार। शीट के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, यानी कि चीज जो शीट थी वो चार्ज थी। चार्ज शीट थी ये, है ना। तो बेटा यहां पे इसके अंदर कितना चार्ज आएगा, यहां पे Q enclosed, कितना चार्ज आएगा इस पे। तो सर ये वाला एरिया है कि वॉल्यूम है, सर ये एरिया है, इतने से एरिया में कितना चार्ज आएगा, तो Q enclosed गिवन बाय सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। बोलो ना सही बात है कि नहीं है, क्योंकि ये पहली बात तो है सर क्रॉस सेक्शन एरिया, ये पहली बात तो क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। बेटा अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका रेडियस अगर r है, तो यहां पे क्या हम सिग्मा की बात करेंगे, विच इज गिवन बाय Q बाय एरिया। बोलो ना, सिग्मा को Q बाय एरिया लिखते हैं, तो क्या हम Q को लिखें सिग्मा इनटू एरिया, हाँ सर बिल्कुल लिखिए। Q को हमने लिखा सिग्मा इनटू एरिया, तो भाई सिग्मा तो एज इट इज आ गया, इसका रेडियस अगर r है तो इसका एरिया बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। बोलो सही बात है कि नहीं, इसका रेडियस r है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर। अरे भैया एक कागज ले लो,
उसके अंदर सिलेंडर घुसा दो, तो ये वैसा है कुछ। ये कागज है जिसमें सिलेंडर घुसा दिया, तो कागज पे तो चार्ज था, इस पेपर पे तो चार्ज था, तो इस क्रॉस सेक्शन में कितना चार्ज आएगा ये बताना है हम लोगों को। तो वो जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ना, उसमें कितना चार्ज आएगा ये बताना है हम लोगों को। सो क्यू एनक्लोज को लिखा जाता है बेटा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो एक फ्लक्स की इक्वेशन तो ये वाली है और एक फ्लक्स की इक्वेशन ये वाली है। बेटा दोनों फ्लक्स को इक्वेट कर दीजिए, दोनों फ्लक्स को इक्वेट किया, इक्वेटिंग 1 और 2 करके, इक्वेटिंग 1 और 2, 1 और 2 को इक्वेट किया बेटा। सो 2 टाइम्स ऑफ E इंटू ए इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पे एरिया कितना हो जाएगा इसका, बोलो तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर है क्या? हाँ सर इसका एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो यहां पे भी लिखा जाएगा 2E इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर मर जाएगा, सो 2E इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। So this is the final answer. E equals to sigma upon 2 epsilon naught. E equals to sigma upon 2 epsilon naught. This is the electric field due to the sheet. शीट की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ यहां पे, है ना? तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, शीट की वजह से बात कर रहे हैं सिर्फ हम लोग। ओके चलो भाई इसको छाप लो जल्दी से। आई होप समझ आ रही होगी बातें ना, कि क्या हुआ, एक पेपर शीट था, शीट तो समझते हो चादर, चादर है भाई, अरे तुम्हारी तरफ इशारा कर देता हूं, लो समझ गए, ये एक शीट है, ये एक शीट है, ठीक है, चार्ज शीट पूरी। अब इसमें क्या किया, सिलेंडर घुसा दिया हमने, ये है गॉस लॉ, गॉसियन सरफेस। तो एक शीट के अंदर जब हमने सिलेंडर को फिट किया तो एक गॉसियन सरफेस की तरह बिहेव कर रहा है सिलेंडर हमारे लिए। और कोई भी गॉसियन सरफेस आप ऐसा लेते हो कि, कोई भी गॉसियन सरफेस जो आप लेते हो वो कुछ ऐसा लेते हो कि वो उस पॉइंट से जरूर पास हो जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो क्या हमने बोला था x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का है, बोला था क्या मैंने, x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का है, तो कर दिया हम लोगों ने, कर दिया हम लोगों ने। तो हमने लिया ये गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस पे यहां पे देखा जो एरिया शीट पे आ रहा था, जो एरिया शीट पे आ रहा था उसमें कितना चार्ज आएगा, तो मैंने सारी बातें यहां लिख दी है। इसके अलावा शीट की बातें हो रही थी मेरे बच्चे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी दोनों तरफ जाती है, शीट की बातें हो रही थी इसलिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ जाएगी, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी और पीछे की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी इसकी। इस तरह इसका एरिया, इधर इसका एरिया, ठीक है। तो क्योंकि शीट है, शीट पतली होती है, शीट पतली होती है जिसकी वजह से उस पर जो चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डायरेक्शन में रहेगा। इसलिए जब हम फ्लक्स पुट कर रहे थे, यहां पे नेट फ्लक्स पुट कर रहे थे, तो एक तो ये वाला आया था जिसको हमने φ1 बोला था, E इंटू ए, एक ये वाला फ्लक्स आया था जिसको कि हमने φ2 बोला था, E इंटू ए। बेटा दोनों ही केसेस में आप देखोगे आउटगोइंग फ्लक्स है, दोनों ही केसेस में आउटगोइंग फ्लक्स है, इसलिए पॉजिटिव है, डायरेक्टली ऐड किया। नेट फ्लक्स हमें 2EA मिला था जो कि मैंने यहां पे लिख रखा है, देख लीजिएगा, नेट फ्लक्स 2EA मिला था। और यहां पे नेट फ्लक्स जो होता है Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, हमें ये बात पता थी। एनक्लोज चार्ज, इसमें कितना चार्ज आएगा वो मैंने निकाला, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लिया हमने, पाई आर स्क्वायर होता है सर वो। और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी की बातें करेंगे, यहां पे किसकी बात करेंगे बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी Q बाय A सॉल्व किया, वी गॉट दिस आंसर। समझते हो बात को, लिख लो इसको जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, हो गया पक्का। फॉर्मूले को देख के तुम्हारे मन में क्या ख्याल आता है, हमारे मन में जो ख्याल आना चाहिए वो ये कि ये फॉर्मूला इस x पे डिपेंड नहीं कर रहा,
ये जो फॉर्मूला आया है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी शीट की वजह से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो। किसी भी शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो उसको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो। वो बोलता है भैया तुम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, आंसर तो यही आएगा। सो इस किसी भी शीट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे फाइंड करते हो, वो इंडिपेंडेंट है एक्स के। किसके इंडिपेंडेंट है वो? एक्स के इंडिपेंडेंट। क्लियर है ये बातें? शीट की वजह से सारी बातें समझ आती है। चले बे, बहुत ही बढ़िया। अब इसके बाद हम बात करेंगे बेटा किसी भी स्फीयर की। तो हम बात करना चाहते हैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। आपको अगर सिलेंडर की कुछ बातें याद हो तो वही बातें स्फीयर के लिए भी वैलिड होती है। कुछ बातें जैसे कि पहली बात यह है कि बेटा अगर हम किसी सॉलिड कंडक्टिंग की बात करें या हम बात करें हॉलो कंडक्टिंग की या हम बात करें हॉलो कंडक्टिंग की, ये बोल दिया था क्या मैंने पहले भी? ओके चलो कोई बात नहीं। या फिर हम बात करें हॉलो नॉन कंडक्टिंग की, तीनों में एक चीज बड़ी कॉमन है। क्या? कि इनको आप कोई भी चार्ज दे दो। तीनों में एक बड़ी कॉमन सी चीज है क्या? कि इनको आप कोई सा भी चार्ज दे दो, वो सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पे टिका रहेगा। भले वो सॉलिड कंडक्टिंग हो, हॉलो कंडक्टिंग हो, हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो, कोई सा भी हो, इसको चार्ज दे दो वो इसके सरफेस पे ही रहेगा। इसको कोई भी चार्ज, कितना भी चार्ज दे दो आप, वो सिर्फ इसके सरफेस पे रहता है। तो तीनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम आएगा। तीनों टाइप के स्फीयर के लिए, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तीनों प्रकार के जो स्फीयर्स है उनके लिए रिजल्ट सेम रहने वाला है। ठीक है, तो हम यहां पे तीन केसेस को सॉल्व करते हैं। पहला केस जो होता है मेरे बच्चे, उसमें हम वो फाइंड आउट करते हैं आउटसाइड पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की जाएगी आउटसाइड पॉइंट पे। हमारे सेकंड केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं सरफेस पे। और हमारे थर्ड केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं इनसाइड पॉइंट पे। तो तीन केसेस हमारे पास आते हैं। यहां पे एक स्फीयर हमें दे दिया गया है, इस स्फीयर का जो रेडियस होता है वो कैपिटल आर हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो स्फीयर का जो रेडियस होता है वो हमने कंसीडर किया कैपिटल आर। इस स्फीयर से आउटसाइड पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला केस उठा के चलेंगे आउटसाइड पॉइंट का। ठीक है बेटा, सबसे पहला केस उठा के चलेंगे आउटसाइड द स्फीयर का। तो देखो, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, तीन प्रकार के स्फीयर, तीनों के लिए सेम आंसर आने वाले हैं। पहला केस आउटसाइड द स्फीयर लिया मैंने। बेटा यहां पे कोई स्फीयर है जो कि चार्ज्ड है, तो इसके चारों तरफ मैंने चार्ज बना दिया। ये कोई स्फीयर है जो कि कैसा है मेरे बच्चे? चार्ज्ड है। और अगर ये एक चार्ज स्फीयर है तो इसके चारों तरफ मैंने क्या किया? चार्ज बना दिया। जरा गौर फरमाइएगा सभी लोग, इससे आउटसाइड पॉइंट पे, तो यहां पे कहीं ले लूं आउटसाइड पॉइंट, दिस इज द पॉइंट P। तो इसके सेंटर से आप देखोगे तो ये पॉइंट हमें कहीं पे मिलेगा स्मॉल r डिस्टेंस। सेंटर भी बना है, हाँ। इसका रेडियस कितना होता है बेटा? कैपिटल R। तो फ्रॉम द फिगर इट इज वेरी क्लियर दैट स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो आउटसाइड पॉइंट की बात करेंगे जिसमें स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा होगा। बेटा स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है हम लोगों को।
क्या करेंगे सर? कुछ नहीं, दिमाग लगाना है थोड़ा सा बस। कैसे लगाएं दिमाग भैया? गॉसियन सरफेस बना के, तो इस पूरे स्फीयर के चारों तरफ आपने क्या किया? एक गॉसियन सरफेस बना दिया। इस स्फीयर के चारों तरफ आपने क्या कर दिया? एक गॉसियन सरफेस बना दिया। इस गॉसियन सरफेस से हमें क्या फायदा सर? हाँ, इससे हमें क्या फायदा? मुझे क्या मिलेगा इससे? इससे हमें यह फायदा होगा कि जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें पता होगा कि एक फॉर्मूला Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड होगा? इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड होगा? सर जी देखो, दो कंडीशन है। अगर उसने आपको Q चार्ज गिवन है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसने आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे दिया तो भी बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पता है या फिर अगर आपको टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर पता है तो आप अपने आंसर को चेंज कर सकते हो उसके हिसाब से। तो सबसे पहली चीज, मैं यहां पे Q एनक्लोज की बात करूं, बेटा ये गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा? सर पूरा गॉसियन सरफेस ये डॉटेड लाइन से बनाया है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है वो है Q। तो एक तरीका तो है कि आप Q के टर्म्स में लिखिए, दूसरा तरीका है कि आप इसको सिग्मा के टर्म्स में लिखें, वो आपकी इच्छा श्रद्धा, इस पे मैं नहीं रोकूंगा। तो यहां पे इट कैन बी रिटन एज Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ऑल्सो जो फ्लक्स बनेगा बेटा वो बनेगा E इंटू ए, E इंटू एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस 4 पाई r का स्क्वायर। बेटा ये रहा गॉसियन सरफेस, ये क्या है? गॉसियन सरफेस है सर। और ये अगर एक गॉसियन सरफेस है तो किसी स्फीयर की बात हो रही है। बेटा ये क्या है सर? इट इज अ स्फीयर। स्फीयर मतलब एक बॉल। बॉल कैसी होती है? 3 डायमेंशनल होती है। इसका एरिया फाइंड करोगे 4 पाई r स्क्वायर आएगा। तो गॉसियन सरफेस का एरिया बनेगा 4 पाई। ये पूरा क्या है बेटा? गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस कैसा होगा इस बार? स्फेरिकल होगा सर। गॉसियन सरफेस किस प्रकार का होगा? स्फेरिकल होगा सर। तो ये जो गॉसियन सरफेस होता है ना मेरे बच्चे, वो स्फेरिकल होता है। और ये जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है उसका एरिया बनता है पाई r स्क्वायर। चलिए आइए दोनों को कंपेयर कीजिए। सो E इंटू 4 पाई r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो E इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट r का स्क्वायर। बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? K कहते हैं सर, तो K Q बाय r स्क्वायर। अरे ये क्या हुआ? हमें तो वही रिजल्ट मिल गया जो कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से मिलता था। हाँ, आपको वही रिजल्ट मिल गया जो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से मिला करता था। तो यही समझाने की कोशिश तो कर रहा हूं मैं तुम लोगों को कि एक स्फीयर को अगर बाहर से देखोगे तो वो एक पॉइंट चार्ज की तरह ही दिखेगा। स्फीयर को बाहर से देखो, एक सामने बॉल रखी होगी, उसको दूर से देखो तो एक पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा वो। तो इसके लिए बाहर से देखने पे तो वो KQ बाय r स्क्वायर ही होता है। अच्छा, अब थोड़ा सा और दिमाग लगाना है। मैं चाहता हूं तुम लोग इसको सिग्मा के टर्म्स में लिखो। नहीं, मुझे नहीं पसंद ये वाला, मैं चाहता हूं तुम इसको सिग्मा के टर्म्स में लिखो। तो बेटा Q को सिग्मा के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? सो Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर को क्या लिखते हैं बेटा? बोलो ना। Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर क्या हो जाएगा? Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा हो जाएगा। तो Q की जगह सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर लिखो ना। देखो ना क्या आंसर बनता है। इसको सिग्मा के टर्म्स में कन्वर्ट करो, देखो क्या आंसर आता है। क्या लिखोगे भाई? सिग्मा को जो लिखा जाता है, इसको अलग कलर से लिखो, थोड़ा अलग सा दिखना चाहिए। सिग्मा को जो लिखा जाता है कैन बी रिटन एज Q डिवाइड बाय 4 पाई r का स्क्वायर। तो Q की जगह सिग्मा इंटू 4 पाई r का स्क्वायर। देखो भाई, दोनों टाइप के रिजल्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है? तो E आउट KQ बाय r स्क्वायर आया था। E आउट कितना आया था? KQ बाय r का स्क्वायर।
k की जगह फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लीजिए, डॉट q की जगह लिखेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई मर जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डॉट कैपिटल R स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल r स्क्वायर। तो अगर यही इक्वेशन आप सिग्मा के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो। तो नो डाउट दोनों ही आंसर्स बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा कि ये सही है ये गलत है, दोनों ही आंसर सही है डिपेंडिंग ऑन कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। अगर आपका क्वेश्चन क्यू के टर्म्स में है तो आंसर आप ये वाला निकाल दीजिए, अगर आपका क्वेश्चन सिग्मा के टर्म्स में तो आप अपना आंसर ये निकाल दीजिए। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। तो ये जो आंसर हमारे आए हैं, दीज आंसर्स आर वैलिड फॉर द सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉरी हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का तो आंसर ही चेंज हो जाएगा। सो ये जो भी रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं, दीज रिजल्ट्स आर वैलिड, दीज रिजल्ट्स आर वैलिड फॉर सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो आउटसाइड पॉइंट समझ आता है सभी को। इसके बाद है इनसाइड वाला, मैं इनसाइड के बाद देखना चाहता हूं और क्या है नहीं है। चलो भाई वो केस मैं खुद ही करा दूंगा, फिर आपको इसको लिख लो पहले, यहां से सारी बातें लिख लीजिए बेटा, ये जरूरी है आप लोगों के लिए। हो गया, यहां पे आएंगे सभी लोग, ये सारी बातें भी लिखेंगे, ये भी हो गया। इसी के अंदर एक एड ऑन केस मैं बना देता हूं, वैसे वो केस थर्ड हो जाएगा, तो केस थर्ड एट सरफेस। बेटा सरफेस पे क्या होगा, आउटसाइड पॉइंट पे तो चलो आपने बता दिया कि आउटसाइड पॉइंट पे ये बन रहा है, सरफेस पे क्या होगा, तो सरफेस पे स्मॉल r बराबर होता है कैपिटल R के, सरफेस पे स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होता है। तो ई सरफेस के जो फॉर्मूलाज हमारे पास बन सकते हैं वो बनेगा k q बाय r का स्क्वायर, या फिर ई सरफेस पे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों में से कोई से भी आंसर टिक लगाओ, ये दोनों ही बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है दोनों में, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन किस प्रकार का आपसे पूछा जाता है, किस प्रकार का सवाल वो आपसे पूछेगा उसके हिसाब से आप अपने आंसर्स को डिफाइन कीजिए। अगर वो चार्ज के टर्म्स में पूछता है तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, अगर वो सिग्मा के टर्म्स में पूछता है तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लिख लो इसको भी, लिख लो इसको भी, जल्दी से लिख लिया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ सेकंड केस, इनसाइड द स्फीयर एट अ r डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। So now we have this solid conducting, hollow conducting and hollow non conducting sphere, और ऐसे स्फीयर्स में अगर आप देखोगे तो चार्ज जो है सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। चार्ज जो है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, चार्ज जो भी है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बेटा इसका रेडियस वगैरह तो तुम जानते ही हो बचपन से ही, इसका रेडियस कैपिटल R हो जाएगा, और हम किसी इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं जो कि स्मॉल r डिस्टेंस पे है। तो हमने बोला ठीक है भाई, अगर आपको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो एक काम करो, फिर P पॉइंट पे गॉसियन सरफेस बना लो। तो P पॉइंट पे हमने बना ली गॉसियन सरफेस। तो ये क्या है, एक गॉसियन सरफेस है, चलो सीधा लिख देते उसको। सो ये क्या बना, हमने गॉसियन सरफेस बनाया। बेटा इस गॉसियन सरफेस बनाने के बाद अब हम आए अपने फॉर्मूले पे, जो कि कहता है फाई इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एक बात बता दो साफ साफ, अंदर कितना चार्ज है, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आएगा, और गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज होगा। सर स्फीयर के अंदर ही कोई चार्ज नहीं है तो गॉसियन सरफेस के अंदर क्या होगा, फिर चार्ज जो दिया था वो तो सरफेस पे रह गया, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है।
अरे भाई जब स्फेयर के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो स्फेयर के अंदर जो गॉसियन सरफेस बना है उसमें कहां से चार्ज आएगा? सो हमने बोला यहां पे सर कोई भी चार्ज नहीं है, दिखता है ना तुम लोगों को? सो यहां पे कोई भी चार्ज नहीं है। सो क्यू एनक्लोज्ड जीरो होने से बेटा फ्लक्स हो जाता है जीरो, और फ्लक्स जीरो होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाती है जीरो। तो इस बात को जरा गौर फरमाइएगा और ढंग से लिखेगा कि इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो। इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। किसके लिए बात कर रहे थे? सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, है ना? सिंपल सी बात है। अब इससे आपसे कोई बोल दे भैया ग्राफ भी बना दो यार, लगे हाथ, अब इतना कुछ कर ही दिया तो अगर आपसे कोई ग्राफ पूछ ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ कोई बोले बनाने के लिए, तो कैसे बनाओगे? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ सो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ, ये सरफेस वाला पॉइंट है जहां पे स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होता है। इसके आगे आउटसाइड पॉइंट आ जाएगा जिसमें स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा होता है। सरफेस से अंदर आओगे तो इनसाइड पॉइंट आता है जहां पे स्मॉल आर छोटा होता है कैपिटल आर से। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे तो एक वैल्यू होती है हमारे पास जिसको कि हम बहुत अच्छे से समझते हैं। आई थिंक वो या तो के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा या फिर वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसके आगे अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। फॉर्मूले से पता ही आपको दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहां पे देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा जीरो, तो ग्राफ यहां पे तो जीरो जीरो चलेगा, फिर सडनली यहां से बनना शुरू हो जाएगा। समझ के बात को? मैं डॉटेड लाइन से बना देता हूं ग्राफ को, या चलो सॉलिड लाइन से बना देता हूं। यहां से ले यहां तक तो ऐसे चलेगा, इसके बाद ये ग्राफ ऐसे बनेगा। फिर ये है ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का। किस किस के लिए? इन सारे स्फीयर्स के लिए, इन सारे स्फीयर्स के लिए ये वैलिड है। इन सारे के सारे स्फीयर्स के लिए ये ग्राफ बिल्कुल वैलिड है बेटा। ठीक है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वो डायरेक्शन तुम्हें बनाना हो तो नेगेटिव बनता है, तो डायरेक्शन के साथ बनाओगे। देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब डायरेक्शन वगैरह की तुम बातें करोगे तो डायरेक्शन वगैरह के हिसाब से तो तुम निकाल ही सकते हो, फिर है ना, डायरेक्शन अपोजिट में आ जाएगी। फिर चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो भाई सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में ऐसी क्या खास बात है कि इसको अलग से सॉल्व करना पड़ा? भाई सॉलिड है यानी कि अंदर से पूरा भरा हुआ है, नॉन कंडक्टिंग है मतलब इसको जो भी चार्ज दोगे वो इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नॉन कंडक्टिंग है, सॉलिड है, यानी इसको जितना भी चार्ज दिया सारा का सारा इसके वॉल्यूम में जाके फैल गया। इसको जितना भी चार्ज मैंने दिया सब इसके वॉल्यूम में जाके फैल गया। अभी तक जो चार्ज देते थे वो सरफेस पे टिका रहता था, अच्छा लगता था, लेकिन अब जो चार्ज हमने दिया है वो सारा वॉल्यूम में जाके फैल चुका है। ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है आउटसाइड पॉइंट पे। यार ये आउटसाइड वाली बातें अब बहुत हो गया है ना, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। तो एक यहां पे स्फीयर जिसका रेडियस है r, ये कोई आउटसाइड पॉइंट है बेटा जिसका डिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल r। यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे सर? हम बनाएंगे गॉसियन सरफेस। समझ जाना बात को, वहां पे जाके वो गॉसियन सरफेस थोड़ा स्क्रीन से बाहर निकल गया, बट तुम समझदार हो, समझ जाओगे तुम लोग, है ना? हाँ। सो ये हमने बना दिया है गॉसियन सरफेस जो कि एक स्फीयर ही बनता है।
यहां पे हमने बनाया है गॉसियन सरफेस जो कि एक अगेन क्या है, स्फीयर है। उप्स, हाँ ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है, बहुत ही शानदार। यार वही पुरानी बातें, अगर हम यहां पे बात करें तो फ्लक्स की वैल्यू Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, सर हमने कितना चार्ज दिया था इसको, अगर हमने इसको चार्ज Q दे रखा है या फिर इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, यही गलती कर दोगे तुम लोग, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, अच्छा सरफेस चार्ज, भैया वॉल्यूम में फैला हुआ है इस बार ये, तो ज्यादा दिमाग मत लगा लेना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगा यहां पे। ये खा बदल गई ना कहानी, बदल गई ना कहानी, चार्ज तक बातें अच्छी लगती थी, लेकिन सर ये तो वॉल्यूम पे आ गया है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लगाना पड़ेगा। तो अगर रो के टर्म्स में लिखोगे तो कुछ और वैल्यू आएगी और क्यू के टर्म्स में लिखोगे तो कुछ और वैल्यू आएगी। बेटा इसके एनक्लोज्ड चार्ज की बात करें तो इसमें जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो क्यू है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स की बात करूं बेटा तो फ्लक्स होता है E इंटू ए, बेटा यहां पे गॉसियन सरफेस का एरिया जो आएगा 4 पाई r का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को कंबाइन किया तो यहां से Q बाय एप्सिलॉन नॉट, या फिर मैं लिखता हूं E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, E इंटू 4 पाई r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, E इक्वल्स टू Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट r का स्क्वायर। सॉल्व करने पे पता चला कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो k कहते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है KQ बाय r का स्क्वायर। सर ये तो वही फॉर्मूला है जो हम पहले पढ़ते आ रहे थे, बिल्कुल ये वही फॉर्मूला है जो आपने पहले पढ़ा था, लेकिन अगर वो चार्ज के टर्म्स में है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर अगर मुझे इसको कुछ और टर्म्स में लिखना हो तो फिर कहानी बदल जाएगी, कहानी लिखी जाएगी रो इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाय 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि अब चार्ज जो है पूरे वॉल्यूम में है बेटा, चार्ज पूरे वॉल्यूम के अंदर फैला हुआ है, इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब, तो क्यू की जगह लिखेंगे रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। तो इस केस में E का जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चलने दीजिए सर इसको, Q की जगह पे मैं लिखूंगा रो इंटू 4 पाई r क्यूब डिवाइड बाय 3 अपॉन में r स्क्वायर चल रहा था बेटा, 4 पाई से 4 पाई मर जाएगा, E का जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा रो r क्यूब डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट डॉट r का स्क्वायर। हाँ इतना पेचीदा सा आंसर देखने को मिला, क्या करें यही आंसर है बेटा, समझ रहे हो बात को, या तो आप ये लिखिए या फिर ये लिखिए, दोनों ही आंसर सही हैं फॉर द आउटसाइड पॉइंट। आउटसाइड पॉइंट के लिए या तो आप के क्यू बाय r स्क्वायर लिख दीजिए या फिर आप लिखिए रो r क्यूब डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये हमारा आंसर इन टर्म्स ऑफ चार्ज, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि वो क्वेश्चन किस प्रकार का पूछ रहा है और आंसर कैसा मांग रहा है। अगर वो चार्ज के टर्म्स में मांगता है तो ये आंसर दीजिए, अगर वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में मांगेगा तो ये आंसर देंगे आप लोग, ठीक है, ठीक है ना। अब यहां पे समझ गए ना बातें, सरफेस की नहीं हो रही, अब फैल गया है वॉल्यूम के अंदर, वो फैल गया है वॉल्यूम के अंदर, तो वॉल्यूम की बातें हो रही है। छाप लो इसको जल्दी से, नोट कर लो इसको जल्दी से, नोट किया क्या सभी ने, सच में। अगला केस, केस नंबर 3, सो सेकंड तो पढ़ा दो, सेकंड वाला केस इनसाइड पॉइंट के लिए, तो मैं सीधा केस नंबर 3 ही लिख देता हूं, सरफेस का। बेटा सरफेस पे स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाता है, ऑब्वियस ये बात है, सरफेस पे स्मॉल r और कैपिटल R बराबर होंगे। देखो ना जरा, सरफेस पे आ जाओ, ये पॉइंट जो है जो आप जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे थे, पॉइंट P, अगर ये पॉइंट P सरफेस पे आ जाए तो जितना स्मॉल r उतना ही कैपिटल R, तो स्मॉल r कैपिटल R बराबर हो जाते हैं। ऐसे केस को सॉल्व करने के लिए नाउ हमसे कहेंगे दैट E सरफेस इज इक्वल्स टू के क्यू बाय R का स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो ये बन गया सरफेस का,
एक और फॉर्मूला बना दीजिए सरफेस के लिए, रो आर क्यूब डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट डॉट आर का स्क्वायर। बेटा स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट किया है मैंने, देखो ना, स्मॉल आर जहां था वहां पे कैपिटल आर पुट कर दिया, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट किया, बस ये। सो ई सरफेस इज इक्वल्स टू रो आर का डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल दोनों ही फॉर्मूले सही है मेरे बच्चे, चाहे ये लगाओ फॉर्मूला चाहे ये लगाओ फॉर्मूला, कोई नहीं रोकेगा। इन टर्म्स ऑफ चार्ज क्यू आ जाएगा, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज तो रो आ जाएगा, इसके अलावा कुछ है ही नहीं इसमें। और समझ रहे हो ना बात को तुम लोग? तो सरफेस के लिए हमने चीजों को डिफाइन किया। अब कहानी इनसाइड पॉइंट पे लेके आते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा। इनसाइड द स्फेयर एट अ डिस्टेंस आर, ठीक है, तो ये हमारे पास स्फेयर है बेटा, जिसमें वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा, तो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो पूरे वॉल्यूम में इस बार। पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब चार्ज पूरे वॉल्यूम में अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका रेडियस तो आर था, हाँ बिल्कुल आर था, बहुत ही शानदार। किसी इनसाइड पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है जो कि स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहां पे मैंने गॉसियन सरफेस बनाया, सो ये क्या है, गॉसियन सरफेस। तो ये क्या बनाया हमने, गॉसियन सरफेस बनाया। भाई गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आएगा ये भी तो निकालना पड़ेगा, हाँ सर ये निकालना पड़ेगा। तो इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर इसके लिए हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो डिफाइन करते हैं, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो जितना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इस स्फीयर के लिए होगा उतना ही इस गॉसियन सरफेस के लिए भी होगा। तो रो इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, सो क्यू एनक्लोज्ड इक्वल्स टू रो इनटू वॉल्यूम, सो क्यू एनक्लोज्ड इक्वल्स टू रो इंटू 4/3 पाई छोटा आर का क्यूब। ये काम आएगा गॉस लॉ में। सामने क्या फाइंड किया बेटा, एनक्लोज्ड चार्ज। क्या फाइंड किया हमने, एनक्लोज्ड चार्ज। तो फ्रॉम द गॉस लॉ फाई इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। Phi equals to Q enclosed divided by epsilon naught. It is given by rho multiplied by 4/3 pi r cube divided by epsilon naught. चलिए भाई ये सारी बातें तो समझ आती है। अब रही बात फ्लक्स की, तो फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होता था जिसको कहते थे E इंटू एरिया। बेटा गॉसियन सरफेस का एरिया बताओ तो क्या वो 4πr² है क्या? गॉसियन सरफेस का एरिया 4πr² बनेगा। जो ये गॉसियन सरफेस है, ये ब्लू कलर के डॉटेड लाइन से मैंने बनाई है गॉसियन सरफेस। बेटा ये भी एक स्फीयर है ना। अरे ये सारी चीजें किसकी बात कर रहे हो आप? ये सारी चीजें किसके लिए बात कर रहे हो? स्फीयर के लिए। तो गॉसियन सरफेस भी एक स्फीयर बनेगा, तो उसका एरिया होता है 4πr²। दोनों को कंबाइन किया बेटा तो E इंटू 4πr का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट डॉट रो। जो चीजें कट सकती है उनको काट देंगे, जैसे 4π से 4π मर जाएगा, r² से ये r टाइम्स मर जाएगा,
सो इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है वो बनता है, क्या बचा बेटा यहां पे, रो आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है रो आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज, अगर आपने स्फीयर को चार्ज क्यू दे रखा है, अगर आपने स्फीयर को चार्ज क्यू दे रखा है तो रो कैन ऑल्सो बी रिटन एज क्यू डिवाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब। तो चाहो तो इसको आप क्यू के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो रो की जगह लिखेंगे क्यू डिवाइड बाय 4π/3, तो 3 से 3 मर जाएगा। चलो पुट करते हैं, ठीक है, पुट करते हैं। तो E इनसाइड रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट था, E इनसाइड इक्वल्स टू रो आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ऑल्सो रो इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। पूरे स्फीयर की बात कीजिए, पूरे स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर, पूरे स्फीयर पे चार्ज क्यू दे रखा है, तो भाई बोलो ना, रो को पुट किया जाए वहां पे, तो इट इज कैन बी रिटन एज E इनसाइड इक्वल्स टू क्यू आर डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। देखो भाई सीधी सी बात है, मैं ज्यादा नहीं बोलता, तो पर 3 से तो 3 मर जाएगा, 4π एप्सिलॉन नॉट, 4π एप्सिलॉन, ओहो ये तो k होता है। सो E इनसाइड इक्वल्स टू k कैपिटल Q R डिवाइडेड बाय R का क्यूब। लीजिए इन टर्म्स ऑफ चार्ज अगर हमें वैल्यू चाहिए तो इनसाइड पॉइंट पे ये फॉर्मूला बनता है। इन टर्म्स ऑफ चार्ज कैपिटल Q के टर्म्स में अगर चाहिए तो ये आंसर बनेगा, अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में चाहिए तो ये आंसर बनेगा। वो आपकी इच्छा श्रद्धा है, आपको किस टर्म में आंसर निकालना है। तो रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, यहां भी लिखा होगा, हाँ ये लिखा है ना सर, रो आर डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये आंसर है, इन टर्म्स ऑफ चार्ज ये आंसर है। दैट ऑल ऑन यू कि आप कैसे इसको लिखते हैं। अगर मैं ग्राफ बनाऊं E वर्सेस R का, अगर मैं ग्राफ बनाऊं E वर्सेस R का, सो दिस इज द पॉइंट जहां पे हम स्मॉल r बराबर कैपिटल R करते हैं, यानी ये सरफेस वाला पॉइंट है। सरफेस से आगे जाओगे तो आउटसाइड में पहुंच जाओगे जहां पे स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है, सरफेस से पीछे आओगे तो इनसाइड पॉइंट पे पहुंच जाओगे जहां पे स्मॉल r छोटा है कैपिटल R से। सरफेस पे वी हैव सम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि k q बाय कैपिटल R स्क्वायर हो सकती थी या फिर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो सकती थी। क्या सरफेस पे यही फॉर्मूलेस बनते हैं क्या? देख लो एक बार, निकाला था ना सरफेस के लिए, k q बाय कैपिटल R स्क्वायर या फिर रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ओह उल्टा लिख दिया था मैंने फॉर्मूला, घोर पाप हो गया ना। चलिए, तो सरफेस पे तो ये वाली बातें सही है। इनसाइड पॉइंट पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर के। इनसाइड पॉइंट पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर के तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा। सॉरी। सो इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सरफेस पे वी हैव द वैल्यूज। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है आर स्क्वायर के, तो ग्राफ कुछ बन जाएगा। लीजिए भाई, तो अगर कोई ग्राफ की बातें बोले तो ये वाला ग्राफ भी बना देना साथ में, ठीक है। ग्राफ के लिए अगर कोई बात बोले तो ये ग्राफ साथ में बना दीजिएगा, फायदा ही फायदा हो। तो इसको एक काम करो, नोट कर लीजिए, राइट फ्रॉम हियर। आई थिंक ये पुरानी बातें तो लिख ली थी ना आप लोगों ने, यहां से ये सारी बातें तो लिख ली थी, आउटसाइड पॉइंट वाली बातें हो गई थी, बता दिया था मैंने आप लोगों को। फिर सरफेस वाली बातें हो गई थी, ये भी मैंने आपको बता दिया था।
फिर हम इनसाइड पॉइंट पे आ गए थे और इनसाइड वाली बातें ये आपके सामने, तो इसको छापो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट सभी ने? आगे बढ़ो, लिखो ये सारी बातें। हो गया? चलिए भाई, अब बारी है कुछ चंद सवालों की, क्योंकि देखो भाई हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लिया है, हमने गॉस लॉ पढ़ लिया है, हमने गॉस लॉ के कुछ एप्लीकेशंस भी पढ़ लिए हैं। सो नाउ वी आर कैपेबल कि अब हम कुछ सवाल कर सके, है ना। तो पहला सवाल तो इसमें क्या बोला जाता है, एक हॉलो हाफ सिलेंडर है बेटा, ये हाफ सिलेंडर दिख रहा है, एक सिलेंडर था बीच में से काट दिया तो क्या बन गया, हाफ सिलेंडर बन गया। हॉलो है बेटा ये, इसका रेडियस r है, इसका लेंथ l है, और इसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन ABCD। बेटा ABCD वाला सरफेस दिख रहा है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम परपेंडिकुलरली जा रहा है। ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये कुछ ऐसा है बच्चे, समझ। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलरली इस पे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम परपेंडिकुलरली इस पे स्ट्राइक कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है और परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है। निकल कहां से रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से निकल रही है, फिर ये अंदर अंदर जाके यहां से निकल रही है, ये भी अंदर अंदर जाके यहां से निकल रही है, और ये भी अंदर अंदर जाके यहां से। सो व्हाट इज द टोटल फ्लक्स, ये हमें बताना है यहाँ पे थ्रू द कर्व्ड सरफेस। तो हमें कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स है वो बताना है बेटा। ये जो लेंथ हो जाएगी ये हो जाएगा 2r के बराबर, और ये l के बराबर उन्होंने क्वेश्चन में बोल रखा है। ये लेंथ l है, ये लेंथ 2r है, ये हमें बताना है, सारी बातें क्वेश्चन में बोली है। वो बोल रहे हैं भाई कितना फ्लक्स जो है वो कर्व्ड सरफेस से पास होगा। तो मैंने आपसे बताया था ऐसे सवाल आए तो क्या करना है भाई, जितना फील्ड लाइंस यहां से एंटर करेगी उतनी फील्ड लाइन यहां से बाहर निकलेगी ना। तो भाई जितना फ्लक्स यहां से जा रहा है उतना ही फ्लक्स यहां से भी होगा। तो एक काम करो ना, इस सरफेस के लिए फ्लक्स फाइंड कर लो। कर्व्ड सरफेस के लिए फ्लक्स फाइंड करने से तो बेहतर है कि हम फ्लक्स फाइंड करें फॉर दिस सरफेस। इसका एरिया जो होगा, इस सरफेस का एरिया जो होगा वो हो जाएगा L इंटू 2R। फील्ड लाइंस जो जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी E, सो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, एरिया है L इंटू 2R, तो फ्लक्स जो बनेगा E इंटू A, E इंटू L इंटू 2R, सो इट कम्स आउट बी कितना बनेगा, E इंटू 2LR। दिस इज द फ्लक्स। कर्व्ड सरफेस से भी यही फ्लक्स बनेगा, इस क्रॉस सेक्शन से भी यही फ्लक्स बनेगा, तो ये बात लिखने वाली है। सो दिस इज द फ्लक्स बेटा, ठीक है। तो छाप लो इसको जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या नोट सभी ने ये? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमसे कहता है अ पॉइंट चार्ज प्लस का Q is positioned at the center of the base of a square pyramid। बेटा एक स्क्वायर पिरामिड है, तो what is the flux through one end of the four identical upper faces of the pyramid। तो बेटा what will be the total flux through one of the four identical upper faces। कैसे करोगे सर जी? गॉस लॉ जब हम लगाते थे ना तो वो क्लोज्ड सरफेस होता था जिसमें चार्ज बिल्कुल बीच में होना चाहिए था, है ना। तो गॉस लॉ जब हम लगाते थे तो उसमें ऐसा होता था कि चार्ज बिल्कुल बीच में होना चाहिए था, और चार्ज को बीच में रखने के लिए इस पिरामिड को हमें पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। सोच लो, इस पिरामिड को हमने पूरा कंप्लीट किया बेटा। जैसे पिरामिड को कंप्लीट किया, अब ये चार्ज सेंटर पे आ चुका है। बिल्कुल सर। तो पहली चीज, ये जो आपने पिरामिड को कंप्लीट किया नीचे की तरफ, वो आपने खुद से सोचा है? हाँ सर। इस केस में फ्लक्स जो आएगा वो आएगा Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कंप्लीट पिरामिड में से है ना। कंप्लीट क्लोज्ड सरफेस से कितना फ्लक्स आता है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट क्लोज्ड सरफेस से। ठीक है, समझते हो बात को? लेकिन इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि भाई साहब हमें तो वो स्क्वायर पिरामिड से बता दो। तो फ्लक्स फाइंड करना है
लेकिन सिर्फ अपर पार्ट से फ्लक्स को फाइंड करना है, लेकिन सिर्फ अपर वाले पार्ट में, यानी आधे पार्ट से कितना फ्लक्स आएगा, इट विल बी योर Q डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। बोलो ना बेटा, हाँ अपर पार्ट से कितना फ्लक्स आएगा, मैंने बोला सर वो 5 डैश होगा, वो टोटल फ्लक्स का आधा हो जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। बहुत ही शानदार। उसने बोला है भैया अपर वाले पार्ट में 4 फेसेस है, अपर वाले पार्ट में 4 फेसेस है, तो एक सिंगल फेस से कितना फ्लक्स आएगा। सर जी बड़ा सिंपल सा बात है, यहां पे भी 4 फेसेस हैं, उनसे जो फ्लक्स मिल रहा है इट इज योर Q डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक सिंगल फेस से जो फ्लक्स हमें मिलेगा वो बन जाएगा Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4। सो इट विल बी Q डिवाइड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। क्या बोले कि भाई गॉस लॉ लगाते हो तो गॉस लॉ तभी लगता है जब चार्ज एकदम बीच में हो। ये तो सिर्फ बोल रहा था स्क्वायर पिरामिड होगा भाई, तो हमने बोला एक काम करो, जैसा स्ट्रक्चर ऊपर बना है वैसा स्ट्रक्चर नीचे भी बना दिया हम लोगों ने। अब ये एक पूरा क्लोज्ड सरफेस है जिसके अंदर चार्ज है। इस केस में जो फ्लक्स बनेगा इट इज गिवन बाय Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया। उन्होंने बोला है व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द 4 आइडेंटिकल अपर फेसेस ऑफ द पिरामिड। ये वाला पार्ट, सिर्फ आपको इस पार्ट को कवर करना, अपर पार्ट को कवर करना आप लोगों को। तो बेटा अपर पार्ट सिर्फ कवर करना चाहते हो तो मुझे एक बात बताइए, अपर पार्ट से कितना फ्लक्स आएगा। सर जो पूरे सरफेस से जो फ्लक्स हमें मिल रहा था उसका आधा कर दे तो अपर पार्ट से आ जाएगा फ्लक्स। तो जो टोटल फ्लक्स हमें मिल रहा था बिकॉज ऑफ द क्लोज्ड सरफेस, उसका मैंने आधा कर दिया तो हमें सिर्फ अपर पार्ट से फ्लक्स मिला 5/2 Q/2 एप्सिलॉन नॉट। अब अपर पार्ट में भी 4 फेसेस है, अपर पार्ट में भी 4 फेसेस हैं, तो 4 फेसेस से जो फ्लक्स हमें मिल रहा है Q/2 एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है, लेकिन वो क्या पूछ रहा है, थ्रू वन ऑफ द 4 आइडेंटिकल फेस। तो किसी भी एक फेस से कितना फ्लक्स हमें मिलेगा। 4 फेसेस से फ्लक्स मिल रहा था Q/2 एप्सिलॉन नॉट, तो एक सिंगल फेस से फ्लक्स मिलेगा Q/2 इंटू 4 एप्सिलॉन नॉट Q/8 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो मेक श्योर कभी ऐसे सवाल आ जाए तो इसमें घबरा मत जाना, उसको कंप्लीट करना। जैसे मैं इसके और आइडियाज दे देता हूं आप लोगों को। यहां पे चार्ज क्यों रखा है, वो आपसे फ्लक्स पूछेगा, आपसे वो फ्लक्स पूछेगा। तो बेटा ऐसे केस में फ्लक्स जो होता है वो होता है Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमने बोला कि यार ये चार्ज अभी अंदर नहीं है। गॉस लॉ तभी लगा सकते हो जब ये पूरा चार्ज अंदर हो। तो इसको हम कंप्लीट करते हैं, नीचे की तरफ ये स्फेयर को कंप्लीट किया। अब ये स्फेयर कंप्लीट हो चुका है, अब ये चार्ज सेंटर में बिल्कुल क्लोज्ड सरफेस के अंदर आ चुका है। तो इस केस में फ्लक्स जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये किसी भी क्लोज्ड सरफेस से होता है, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से होगा, लेकिन मुझे तो सिर्फ अपर पार्ट से चाहिए। तो अपर पार्ट से जो फ्लक्स मिलेगा वो टोटल फ्लक्स का आधा हो जाएगा, और वही काम मैंने फिर यहां पे किया था, ये वाला। समझ गए ना। तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं पे भी जिस भी जगह पे चार्ज रखा हुआ है कोशिश करो उसको सेंटर पे लाने की। पहले तो जिस भी जगह चार्ज रखा है उसके चारों तरफ वैसा स्ट्रक्चर बना के कोशिश करो कि उसको सेंटर में ला सको। सेंटर पे लेके आओगे तो गॉस लॉ के हिसाब से ये वाला काम करोगे, फिर उसका आधा करने से आपको आंसर मिल जाएगा, या जैसे भी आप करोगे उसके हिसाब से आंसर मिलेगा। कभी कभार सवाल आता है यहां पे एक क्यूब बनाएगा वो आपके लिए, ठीक है, तो बोलेगा भैया चार्ज को रखा है सपोज कीजिए यहां पे, इधर चार्ज रखा है। अब तो यार ये क्या बात होती है सर, चार्ज यहां रखा है, ये कैसे सॉल्व किया जाए है। चार्ज को यहां रखा है तो क्या करोगे, तो इसमें गॉश एक्स्ट्रा सरफेसेस आप ऐड ऑन कीजिए। कोशिश करो कि ये चार्ज सेंटर पे है, तो एक क्यूब आपने साइड में चिपका दिया, फिर एक क्यूब इधर पीछे और बनाना पड़ेगा आपको। हाँ बिल्कुल बनाना पड़ेगा सर, है ना। तो ऐसे करके आपको क्यूब बनाना पड़ेगा। अभी भी ये चार्ज क्यू जो है सेंटर पे नहीं आया, तो एक क्यूब नीचे बनाना पड़ेगा आपको। ऐसे करके पूरी कहानी चलेगी बेटे इसमें।
है ना। तो ऐसे करके आपको क्या करना पड़ेगा कि उस क्यू को एकदम सेंटर पे लाना पड़ेगा, आसपास डब्बे जमा जमा के। तो बोलेगा भैया इससे कितना फ्लक्स है, तो टोटल से फ्लक्स हो जाएगा, जैसे कि मैंने बोला टोटल से जो फ्लक्स होगा वो होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कितने डब्बे लगाए, एक डब्बा यहां, एक डब्बा यहां, वैसे एक डब्बा यहां, 3 ही हो गए, एक डब्बा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 8 डब्बे बनाए तो जाके बना। तो टोटल जो इससे आएगा वो कितना होगा, 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इसका आंसर। फिर तो इससे कितना हो जाएगा, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्योंकि इसके आप उतने से डिवाइड कर रहे हो। समझ रहे हो ना बात को। तो इसका आंसर बनेगा क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक सिंगल बॉक्स से हम इतना ही बनता है फ्लक्स। तो जो भी स्ट्रक्चर आपको दे आप उसके कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो चार्ज जहां पे रखा है वो एकदम सेंटर पे आ जाए, तो जाके आप आंसर बताएंगे फिर इसमें, ठीक है। चलिए बच्चे अगला सवाल देखेंगे। बोला गया है 2 पैरेलल थिन शीट्स ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशन। ये बेटा इनफाइनाइट शीट है, यहां पे क्या है, ये दोनों इनफाइनाइट शीट है। एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज वाले का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा ए है, नेगेटिव वाले का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा बी है। तो बोला गया है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन द टू शीट्स। इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। बेटे एक बात बताओ, पॉजिटिव वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए बनेगा, नेगेटिव वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी बनेगा। बेटा आप देख लो, खुद ही देख लो, क्या पॉजिटिव की टेंडेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, नेगेटिव की टेंडेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। तो मैंने बना, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे बनने वाला है, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हियर इज इक्वल्स टू ई ए प्लस ई बी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे बनेगा वो ई ए प्लस ई बी बनेगा, एंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हियर इज ई ए प्लस ई बी। बेटा शीट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मैं आपको बता चुका था। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द शीट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ई ए की जगह लिखेंगे सिग्मा ए डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बी की जगह लिखेंगे सिग्मा बी डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो इट कैन बी रिटन एज सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। है ना टिफ, बहुत टफ क्वेश्चन, हलवा है हलवा, छाप लो जल्दी से इसको। चलिए बेटा, अच्छा ये दिमाग मत लगाना कि सर यहाँ पे तो नेगेटिव था तो माइनस का लगाना चाहिए था मुझे। नहीं 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 नहीं, हम पहले ही डायरेक्शन कंसीडर कर चुके उसकी, ठीक है, हम पहले ही उसकी डायरेक्शन कंसीडर कर चुके हैं। तो बार बार दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पहले ही मैंने बोल दिया कि भाई नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ आएगा, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा इससे, है ना। तो हम पहले ही दिमाग लगा चुके हैं, तो एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है फिर यहाँ पे। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। बड़ा प्यारा सा सवाल है, बोला गया है हम लोगों से अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। बेटा क्या है, पहली बात तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज फिल्ड विद द यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, माइनस कर रहा हूं, नेगेटिवली चार्ज है बेटा ये, ठीक है। द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द ओरिजिन बाय अ डी वेक्टर। बेटा ये सेंटर है इसका, और ये जो सेंटर है इसका पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा है फ्रॉम द ओरिजिन, इट इज अ डी वेक्टर। ये कोई पॉइंट P है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। दिस इज द पॉइंट P वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर R वेक्टर दे रखा है आपको। तो बेटा किसी भी कौन सा है सर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, और यहां पे देखो फील्ड लिखा है, मतलब बातें हो रही है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की। बातें किसकी हो रही है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की। तो अगर बातें यहां पे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की हो रही है तो जल्दी से बता दो फॉर्मूला क्या था। इनसाइड पॉइंट पे फॉर्मूला था रो आर डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर फॉर्मेट में लिखोगे तो ये आर वेक्टर आ जाएगा, और ये माइनस में है क्योंकि यहां पे चार्ज डेंसिटी माइनस की है तो माइनस कर लगा दिया, वेक्टर फॉर्मेट में लिख दिया मैंने इसको। बेटा यहां पे आर वेक्टर ना लिख के मैं काम करता हूं, कुछ और लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। मान लीजिए सेंटर से पॉइंट P जो है, मान लीजिए सेंटर से जो पॉइंट P है वो d डिस्टेंस पे है, सो इट कैन बी रिटन एज d वेक्टर। d दे रखा है, अरे यार d तो दे रखा है सर, तो एक काम करते हैं इसको x ले लेते हैं,
अब तो नहीं दे रखा होगा ना, नहीं अब नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सर ठीक है। बेटा यहां पे अगर गौर फरमाया जाए तो एक्स वेक्टर कुछ इस प्रकार से बना दूं मैं, एक्स वेक्टर को कुछ इस प्रकार से बना दूं, तो बेटा इक्वेशन को कैसे लिखा जाएगा, डी वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर। क्या यही बात होती है फ्रॉम द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये बात मुझे साफ साफ पता चलती है कि डी वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर, अच्छा एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक्स के बराबर होगा, ठीक है, एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक्स के बराबर है, तो डी वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर। तो मेरे नादान बच्चे मुझे बता दे जरा, एक्स वेक्टर को लिखा जाता है आर वेक्टर माइनस का डी वेक्टर, एक्स वेक्टर को लिखा जाता है आर वेक्टर माइनस का डी वेक्टर। दिख गया सर मुझे आंसर, बी ऑप्शन होगा ना, चलो देखते हैं। सो यहां पे इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखने की कोशिश की गई, माइनस का रो, एक्स वेक्टर की जगह लिखूंगा मैं आर वेक्टर माइनस का डी वेक्टर डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। लो एक काम कर लो मेरे बच्चे, ये माइनस के साइन को अंदर भेज दीजिए, तो इट कैन बी रिटन एज रो डी वेक्टर माइनस का आर वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये मुझे थर्ड ऑप्शन में मिलेगा। तो इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो रो डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, रो डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, डी वेक्टर माइनस का आर वेक्टर। सर ये आर माइनस डी होना चाहिए था ना, लेकिन समझो ना बात को, चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है, यानी कि यहां पे नेगेटिवली चार्ज स्फीयर है, यहां पे कैसा स्फीयर है, नेगेटिवली चार्ज है। तो उस केस में बेटा यहां पे माइनस का साइन लगा रहे थे साथ में, ये माइनस का साइन अंदर घुस जाएगा, अंदर घुसते डी माइनस आर बना देगा, तो ये आपका डी माइनस आर वाला हो जाएगा। तो इसको नोट करो, दिखने में तो पता नहीं लग रहा था क्या ही होगा, लेकिन असल में है बिल्कुल हलवा है ना। छाप लो जल्दी से, वेक्टर फॉर्मेट में लिखना था हम लोगों को, तो हमने कर दिया काम। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल बोलता है हम लोगों से, फिगर शोज अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हेमिस्फीयर हैविंग द रेडियस कैपिटल आर, इट हैज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 2r अबव इट्स सेंटर इज E। बेटा मैं 2 पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं जो कि सेंटर से 2r डिस्टेंस के अबव है ना। A वाला पॉइंट जो है वो सेंटर से 2r डिस्टेंस है, और सिमिलरली B वाला पॉइंट भी सेंटर से मैंने बोला 2r डिस्टेंस पे ही होगा। मान लिया बेटा, बोला गया है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 2r अबव द सेंटर इज E, यानी कि सेंटर से 2r डिस्टेंस पे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 2r बिलो द सेंटर। सेंटर से नीचे 2r डिस्टेंस पे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सर अगर मैं इसको कंप्लीट करूं स्फीयर को, तो मैंने स्फीयर को कंप्लीट किया, जरा गौर फरमाइएगा सभी लोग, मैंने स्फीयर को कंप्लीट किया। मैं यहां पे बना देता हूं फिर से डायग्राम को, क्योंकि डायग्राम ही जरूरी है यहां पे। ये है सेंटर, दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी। आप गौर फरमाइए, सो देन यू विल कम टू नो दैट दिस डिस्टेंस इज 2r, दिस डिस्टेंस इज 2r, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है, और यहां पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, तो सर जी पहली बात, मुझे स्फीयर के 2 टुकड़े दिख रहे हैं। अपर वाले टुकड़े को बोला मैंने पार्ट 1, लोअर वाले टुकड़े को बोला मैंने पार्ट 2। ठीक है, फ्रॉम द सिमेट्री, अपर वाले पॉइंट पे उसने बोल दिया है, अपर वाले पॉइंट पे उसने क्या बोला मुझे, सर उसने बोला है कि सेंटर से 2r डिस्टेंस ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो सेंटर से 2r डिस्टेंस नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। बेटा इसको अगर देखो डायग्राम को, तो सेंटर से 2r डिस्टेंस ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो मैं बोलूं क्या कि नीचे वाले स्फीयर की वजह से 2r डिस्टेंस ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू लोअर पार्ट एट ए जो है वो बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अपर पार्ट एट पी। बोलो ना, नीचे वाले पार्ट की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो ड्यू टू द सिमेट्री, देखो नीचे वाले पार्ट की वजह से 2r डिस्टेंस ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो सिमेट्री की वजह से, इसको उल्टा कर दो, सिमेट्री की वजह से अपर पार्ट से 2r डिस्टेंस नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वही होनी चाहिए। तो मैंने ये वाली बात लिखी है, जरा गौर फरमाइए, ड्यू टू सिमेट्री बोल लिखता हूं। ठीक है, ये ऊपर डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, ये मैंने एज्यूम किया है कि जैसा स्फीयर नीचे था वैसे स्फीयर ऊपर भी होगा, है ना, जैसा हेमिस्फीयर नीचे था वैसे ही हेमिस्फीयर ऊपर होगा, ये मैंने एज्यूम किया है खुद से। क्वेश्चन के हिसाब से इस हेमिस्फीयर की वजह से 2r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इस हेमिस्फीयर की वजह से 2r डिस्टेंस ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो मैंने इसके ऊपर एक और हेमिस्फीयर बना दिया, एक और हेमिस्फीयर बना दिया और बोला ड्यू टू सिमेट्री, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये नीचे वाले हेमिस्फीयर की वजह से है ना 2r डिस्टेंस पे, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर वाले हेमिस्फीयर की वजह से भी होगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r। तो लोअर पार्ट की वजह से ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द अपर पार्ट एट द बी। तो अपर पार्ट जो कि इमेजिनरी है, जो आपने खुद से सोचा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पे कितना आएगा, ई के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड अपर पार्ट की वजह से कितना आएगा बी पॉइंट पे, ई के बराबर आएगा। समझते हो बात को, अपर पार्ट की वजह से बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ई। लिख दो यहां पे, पूरा पूरा लिख देता हूं ताकि समझ आए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अपर पार्ट, जो कि इमेजिनरी है, हमने सोचा था बेटा ये सिर्फ, है ना, जो कि क्या है, इमेजिनरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द अपर पार्ट एट बी, वो किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, क्या अपर पार्ट को मिलाने से एक स्फीयर बन रहा है, अपर पार्ट को मिलाने से एक स्फीयर बनता है, हां सर बनता है। तो कंप्लीट स्फीयर की वजह से एट बी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सर ये के क्यूब बाय 2r का होल स्क्वायर। सेंटर से 2r है ना बेटा, देखो ना जरा, क्या ये कंप्लीट स्फीयर बन गया, हां सर ये कंप्लीट स्फीयर मुझे दिख रहा है। सो एक कंप्लीट स्फीयर मुझे यहां नजर आ रहा है, ये सेंटर है, कंप्लीट स्फीयर के सेंटर से 2r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यूब बाय 2r स्क्वायर होता है सर, के क्यूब बाय 2r का स्क्वायर होता है। बट सर इससे मजा नहीं आएगा, इन्होंने यहां पे बातें रो के टर्म्स में लिखी है, बातें इन्होंने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में लिखी है। तो आपको याद है फॉर्मूला बना था, रो स्मॉल r स्क्वायर डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब। भूल गए क्या तुम लोग, चलो देख लो देख लो देख लो, रो r, अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया था क्या, ओहो, रो r क्यूब डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला हम वहां जाके लगाएंगे अब, ठीक है, यही फॉर्मूला अब हम वहां जाके लगाएंगे। चलो अच्छा हो एक बार चेक कर लिया, नहीं तो अभी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है ना। हाँ, तो इसको क्या लिखूं, और रो इंटू r क्यूब डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर, और बेटा r जो है वो यहां पे 2r के बराबर है, ऐसा उन्होंने सवाल में बोला है, ऐसा उन्होंने सवाल में बोला है। तो इसको सॉल्व किया जरा हमने, तो रो r का क्यूब डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4r का स्क्वायर, तो हो जाएगा रो r डिवाइडेड बाय 12 एप्सिलॉन नॉट, रो r डिवाइड बाय 12 एप्सिलॉन नॉट। चलिए भाई, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर, पूरे स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ सर बिल्कुल, पूरे स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, हाँ सर बिल्कुल। ऊपर वाला पार्ट आपने खुद से सोचा था, ऊपर वाला पार्ट आपने खुद से सोचा था, उसको माइनस कर दोगे तो सिर्फ लोअर पार्ट रह जाएगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो मैंने क्या बोला यहां पे, इसको ढंग से लिखता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट बी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लोअर स्फीयर at B plus electric field due to upper sphere at B। ठीक है, तो बेटा कंप्लीट स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है लोअर स्फीयर हेमीस्फीयर की वजह से ना, यहां पे लिख लेना हेमी, यहां पे भी लिख लेना हेमी। हाँ, तो लोअर हेमीस्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस अपर हेमीस्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट विल बी इक्वल टू द कंप्लीट स्फीयर की वजह से। ये हमने निकाल लिया है, वो आ रहा है रो आर डिवाइड बाय 12 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लोअर हेमीस्फीयर एट बी प्लस का, बेटा यहां पे अपर हेमिस्फीयर की वजह से, अपर पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड था E, तो इसको इधर भेज दीजिए, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा रो आर डिवाइड बाय 12 एप्सिलॉन नॉट माइनस का E। बेटा ये बनता है फाइनल आंसर, इसको मैंने E डैश बोल दिया, ठीक है, इस पार्ट को मैंने बोल दिया E डैश। सो रो आर बाय 12 एप्सिलॉन नॉट E डैश प्लस E, आगे लिख दो इसको मैं, आगे लिख दो इसको मैं, ये बन जाएगा रो आर डिवाइड बाय 12 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू E डैश प्लस का E। तो यहां से E डैश बनता है रो आर बाय 12 एप्सिलॉन नॉट माइनस का E। समझते हो बात को, समझते हो बात को, पक्का समझते हो बात को। क्या चल रहा है यहां पे, बड़ा सिंपल सा फंडा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहले तो उसने बोला कि ये जो हेमिस्फीयर है इसकी वजह से अपर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, 2r डिस्टेंस पे अपर पॉइंट है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है। मैंने बोला ठीक है भाई, मैंने क्या किया, ऊपर एक इमेजिनरी पार्ट बनाया और इसको एक स्फीयर बना दिया। हेमिस्फीयर था तो ऊपर भी मैंने एक इमेजिनरी हेमिस्फीयर बना दिया, ऊपर भी एक इमेजिनरी हेमिस्फीयर बना दिया और इस स्फीयर को कंप्लीट कर दिया। समझो, ये क्या कंप्लीट। अब भाई सिमेट्री तो सबको नजर आती है, सिमेट्री कहती है कि भाई जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये नीचे वाले हेमिस्फीयर की वजह से है ना 2r डिस्टेंस पे, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर वाले हेमिस्फीयर की वजह से भी होगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r। तो नीचे वाली की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E था 2r डिस्टेंस पे, तो ऊपर वाली की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड 2r डिस्टेंस पे E हो जाएगा। यानी अपर हेमिस्फीयर की वजह से, अपर हेमिस्फीयर की वजह से B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, E आएगा। तो ये सारी बातें मैंने यहां लिखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द अपर पार्ट एट B इज E, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कंप्लीट स्फीयर एट बी इज KQ बाई 2r का होल स्क्वायर कर सकते हो, नहीं तो ये वाला फॉर्मूला भी आप जानते हो जिसमें r की जगह 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R पुट करके ये आंसर बनेगा। अब इंपॉर्टेंट बात यहां से शुरू होती है बेटा, इंपॉर्टेंट बात तो यहीं से शुरू होती है। इंपॉर्टेंट बात ये कहती है कि कंप्लीट स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट B वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लोअर हेमिस्फीयर एट पॉइंट B प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द अपर हेमिस्फीयर एट पॉइंट B। कंप्लीट स्फीयर की वजह से रो आर डिवाइड बाय 12 एप्सिलॉन नॉट, लोअर हेमिस्फीयर की वजह से और अपर की वजह से तो कितना था, E था, इमेजिनरी पार्ट है ये, वो देखो लिखा हुआ है।
तो इसको मैंने ई डैश मान लिया, तो रो आर बाई 12 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई डैश प्लस ई, तो बेटा ई डैश होगा रो आर बाई 12 एप्सिलॉन नॉट माइनस का ई, एंड दिस इज द फाइनल आंसर बेटा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, समझो बात को। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, रो बाई आर बाई 12 एप्सिलॉन नॉट माइनस का ई। क्लियर रहेगी बातें, सभी को क्लियर रहेगी बातें, छापने वाली बातें नोट करो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। छाप लिया सभी ने, यहां पे आओ, ये इंपॉर्टेंट कहानी थी, लिख लो इसको जल्दी से, लिख लिया सभी ने। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कहता है हमसे, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द टू साइड्स ऑफ अ लार्ज प्लेट। बेटा एक प्लेट आपको दिख रही होगी, प्लेट है बेटा, चार्ज अंदर है, नॉन कंडक्टिंग प्लेट है ये, है ना, हाँ। द चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट इन SI यूनिट इज गिवन बाय। बेटा इस प्लेट पे कितनी चार्ज डेंसिटी होगी ये आपको बताना है। प्लेट के एक तरफ आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड है 12, एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है E1। बट सर मजा नहीं आ रहा है ऐसे कुछ, ये क्या है, ये क्या दे दिया उसने हमें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो इसको ऐसे समझो जरा, ध्यान दो। एक प्लेट को अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं, एक्सटर्नल वाले को E0 बोल देते हैं। एक प्लेट है जिसको मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ध्यान से सुनना। अब क्योंकि प्लेट एक चार्ज्ड प्लेट है, तो इसका भी खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा गिवन बाय E, खुद का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा गिवन बाय E। बोलो हाँ बात कि ना, बोलो हाँ या ना। एक प्लेट जिसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो क्या होगा सर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाले में ऐड हो जाएगी, इधर वाले में से माइनस होगी, E0 प्लस E2 हो जाएगा, और E0 माइनस E1 हो जाएगा। तो इसको कैसे करते हैं बेटा, E0 प्लस E इज इक्वल्स टू E2 जो कि कितना है 12, और E0 माइनस का E इज इक्वल्स टू E1 जो कि कितना है 8। बेटा यहां से मैं क्या करता हूं, मैं एक दिमाग लगाता हूं, मैंने सोचा कि यार क्यों ना इनको माइनस कर दे, E को हटा देते हैं। क्योंकि देखो या तो आप E0 को हटा दो, माइनस कर दो पूरी इक्वेशन को मैंने माइनस कर दिया, माइनस किया। बेटा ये हो जाएगा E0 से E0 मर जाएगा, ये हो जाएगा 2E इज इक्वल्स टू 12 माइनस का 8, 2E इज इक्वल्स टू 4, E का वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है सर, E का वैल्यू हो गया 2, ठीक है। यहां तक तो कोई समस्या ही नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है एकदम, है ना, हाँ सर बिल्कुल बढ़िया चल रहा है एकदम। E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है बिकॉज ऑफ दिस प्लेट, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, तो यहां पे फॉर्मूला आई थिंक सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट का बनता है। दोनों तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा 2 एप्सिलॉन नॉट उधर चला जाएगा, तो यहां से सिग्मा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा जो होता है बेटा इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, या फिर सिंपली भाषा में कहूं तो इसको कहते हैं चार्ज डेंसिटी। क्या मांग रहा था हमसे, द चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट इज गिवन बाय, क्या यही मांग रहा था आपसे, चार्ज डेंसिटी लिख दें यहां पे 4 एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 2 एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दिया, 4 एप्सिलॉन नॉट बन गया, तो सिग्मा जो चार्ज डेंसिटी है वो 4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिख रहा है। यही हमारा फाइनल आंसर है बेटा। अच्छा सर ये 2 एप्सिलॉन नॉट वाली कहानी समझ आती है ना तुम लोगों को, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है तो दो फ्लक्स बने यहाँ पे, EA इधर की तरफ, EA इधर की तरफ, तो नेट फ्लक्स बनेगा 2EA इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, फिर वो 2 नीचे आ जाएगा, तो उसके हिसाब से आप सॉल्व करोगे तो Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A ऐसा करना पड़ेगा। फिर इसको लिख लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिखा क्या सभी ने, समझते हो ना वो वाली बातें, क्या किया मैंने, अरे यार यही सब 2EA इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, सो E इक्वल्स टू Q डिवाइड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, Q बाय A सिग्मा कहलाता है, तो इट विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। जानते हो ना सारी बातें, अनजान तो नहीं हो इन बातों से। चलिए भाई, तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आती है। गॉस लॉ
हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे गॉस लॉ के एप्लीकेशंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ सवाल थे जो हमने सॉल्व किए। अभी ऐसा नहीं कि सवाल खत्म हो गए, और भी सवाल है। अभी सवाल तो बहुत सारे, वो कराऊंगा, सारी चीजें कराऊंगा। तो यहां पे हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट खत्म हो जाता है बेटा। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। वो आज नहीं होगी, अगले लेक्चर में करेंगे बातें। तो जो कहानी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए की थी, वही सारी बातें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए भी करेंगे। अभी बस थोड़ी सी बातें सुन लो, उसके बाद फिर सेशन का समापन करना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे पॉइंट चार्ज की वजह से। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाला था ना किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से, हाँ वैसे ही पॉइंट चार्ज की वजह से निकालेंगे। फिर यहां पे जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला गॉस लॉ की मदद से, वैसे ही इन सारे स्ट्रक्चर्स के लिए, कॉन्टिन्यूअस चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकालेंगे। कॉन्टिन्यूअस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया जाएगा। फिर इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया जाएगा डाइपोल के लिए। हाँ, डाइपोल के लिए भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड होता है। फिर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात भी करेंगे यहां पे। ऐसा नहीं कि पोटेंशियल एनर्जी की बातें नहीं होनी है। तो अपने आप में एक छोटा सा चैप्टर बन जाता है पूरा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। फिर इसके बाद हमारे पास बातें आएंगी कि रिलेशन क्या होता है भाई बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से लिखते हैं। तो अपने आप में एक छोटा सा चैप्टर है, बट क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट्स के साथ पढ़ाया जाता है तो मैं भी आपको इसको इलेक्ट्रोस्टैट्स के साथ ही पढ़ा दूंगा। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स एक काफी बड़ा चैप्टर है, लेकिन उसमें अगर आप ब्रेक करके देखोगे तो अलग अलग पार्ट्स दिखते हैं। पहले आपने चार्जेस के बारे में बात करी, फिर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करी, फिर अब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आएंगे, ये सारी बातें करें। तो क्या है, वो टुकड़ों में बट जाता है। तो ये एक और पार्ट है जो कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में ही आता है। इसको हम अपने अगले लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे और फिर देखेंगे क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, कैसे कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। हर एक चीज कवर की जाएगी, ठीक है। बाकी आज के लेक्चर में उम्मीद करता हूं आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अच्छे से समझ आया, गॉस लॉ बढ़िया समझ आया, गॉस लॉ के एप्लीकेशन समझ आए, उनको खुद से भी डेराइव करो एक बार। जो भी डेरिवेशंस क्लास में होते हैं खुद से डेराइव करो, नोट्स बनाओ, डीपीपी सॉल्व करो। डीपीपी के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हो जो कि है www.magnetbrains.com। IIT JEE में जाओ, यहां पे ये इंसान आपको दिखेगा, इसके लेक्चर देख लेना। वॉच नाउ पे जाके, वॉच नाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो एक और पेज खुलेगा जिसमें इधर यहां पे वॉच ऑल वीडियोस पे बेटा सारे के सारे लेक्चर्स, डीपीपीज और उनके वीडियो सॉल्यूशन, हर एक चीज मेरे बच्चे यहां पे अवेलेबल है। तो एक बार वेबसाइट विजिट करके देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों का बहुत टाइम बचने वाला है। हर एक चीज को हमने प्रॉपर सीक्वेंस में यहां पे अरेंज करके रख दिया है जिससे कि आप लोगों को कभी कोई समस्या ना आए, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख लेना, ये एब्सोल्युटली फ्री है आप लोगों के लिए। तो आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करो, उनको भी बोलो कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स के जो लेक्चर तुम देखते हो यूट्यूब पे, वो सीधा वेबसाइट से जाके देखा करो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कोई वीडियो, है ना। बाकी अगर चैनल पे आप लोग नए हैं सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना है। वो जो लाल बटन है दबा दो अभी के अभी, और वो बेल आइकन के भी प्रेस कर देना सो दैट आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। इसके अलावा अपने दोस्तों तक सेशन जरूर पहुंचाइए, उनको बोलिए कि भाई अगर जेई की प्रिपरेशन करनी है, एडवांस लेवल तक जाना है तो इधर उधर भटकना छोड़ दे, सीधा मैग्नेट ब्रेन्स आके ज्वाइन कर ले, क्योंकि उसी में उनका फायदा है, ठीक है। बाकी सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इस सेशन में बस इतनी ही बातें हैं, डीपीपी जरूर सॉल्व कर लेना, ये बार बार बोलता हूं मैं। अगले सेशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुरू करेंगे, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। सो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।